हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। शुदा घर की सफाई में व्यस्त थी। सतीश व्हाट्सएप पर ई समाचार पत्र पढ़ने में व्यस्त था। शुदा ने अनमय के भाव से कहा, सुनो, कल शाम आंधी आई थी, पूरे घर में धूल ही धूल हो गई है, थोड़ी सहायता करो ना। हाय, इन अदाओं पे कौन ना मर जाए। शुदा रानी, जिस अंदाज में तुमने कहा है, भला किसकी मजाल है जो इनकार कर दे। आपको तो हरदम मजाक ही सूझता है। ठीक है, मैं तो खुद ही कर लूंगी। आप तो खामखा नाराज हो जाती हैं बेगम। आदेश करो, क्या करना है। करना क्या है, कोई बेलदारी तो करनी नहीं है। वो पंखे थोड़े गंदे हो गए हैं, साफ कर दो, और रैक पर रखी तस्वीरों को अच्छी तरह पोंछकर साफ कर दो। बस इतना सा काम, जो आज्ञा देवी। और कुछ भी हो तो वो भी बता देना। तुम फिर शुरू हो गए। क्या करूं देवी, आजकल रामायण और महाभारत सीरियल का असर है देवी। अभी तो कुछ दिन और रहेगा देवी। आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है, दिल का ताड़ बना देते हो। और वो अपने काम में फिर से व्यस्त हो गई और मैं भी अपनी ड्यूटी पर डट गया। आखिर अपनी भी कोई इज्जत है भाई। पंखे साफ कर दिए। अब तस्वीरों की बारी थी। मेरी और शुदा की तस्वीर बहुत पुरानी थी, लेकिन लग रहा था जैसे अभी की ही हो। अभी भी ताजगी झलक रही थी इसमें। अगली तस्वीर माँ की थी। अपलक देखता रह गया। अभी भी ममत छलक रहा था तस्वीर से। तस्वीर मेरे हाथ में ही रह गई और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो मेरे सामने खड़ी है। नियति की क्रूर हाथों ने उसे मुझसे 23 वर्ष पहले ही छीन लिया था। ऐसा लगा कि मैं अनाथ हो गया था। सतीश ख्यालों में खोता चला गया। अचानक शुदा की आवाज ने सतीश की तंद्रा भंग की। नीचे आ जाओ, आपसे नहीं होगा ये सब। मैंने कातर नजरों से उसे देखा। वो बोली, अरे ये क्या, आपकी तो आंखों में आंसू आ गए। सतीश थोड़ा शर्मिंदा हुआ, आंखें पोंछते हुए बोला, नहीं ठीक है, मैं कर लूँगा। अच्छा जी, अब चुपचाप नीचे आते हो या नहीं। सतीश की इतनी औकात कहाँ जो वो शुदा के आदेश को टाल जाए। बेचारा चुपचाप नीचे आ गया। शुदा उसे साथ लेकर सोफे पर आकर बैठ गई। अपनी गोदी में सतीश का सिर रखकर होले होले सहलाने लगी। माँ की याद आ गई। सतीश कुछ कह नहीं सका, बात ओठों में दबके ही रह गई। शुदा उसे अपलक देख रही थी। कितनी मासूमियत थी उसके चेहरे पर, किसी छोटे बच्चे जैसी। आपको प्रशासनिक अधिकारी किसने बना दिया। आपको तो कोई लेखक साहित्यकार बनना चाहिए था। अपने भावों पर नियंत्रण करते हुए सतीश बोला, प्रशासनिक अधिकारी भी एक इंसान होता है शुदा। अगर उसमें संवेदना ही नहीं होगी तो वह कैसे जनता की तकलीफें दूर करेगा। ये बात तो सही है, लेकिन उसे अपने भावों पर नियंत्रण करना आना चाहिए। अपनी तकलीफों का प्रदर्शन ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। भावों का क्या है शुदा, उस पर अपना वश थोड़े ही चलता है। जैसे बादल उमड़ आते हैं, वर्षा हो जाती है, उसी तरह भाव भी मौका देकर दबे पांव आ ही जाते हैं। ये तस्वीर मैं साफ कर दूंगी, आप नहा धो लो, तब तक मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। शुदा उठने को ही सतीश ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम मेरे पास बैठो शुदा, नाश्ता बाद में बना लेना। शुदा उसके सिरहाने बैठ गई। सतीश बोलने लगा, जानती हो शुदा, माँ कितना प्यार करती थी मुझे, एक पल को भी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। बचपन में हम लोग कोई साधन संपन्न तो थे नहीं, बस अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति होने लायक ही पारिवारिक आय होती थी। दुकान, खेत, घर का सारा काम पूरे परिवार को ही करना होता था। कोई नौकर चाकर तो था नहीं। हम सभी लोग, माँ, पिताजी, मेरी 2 बहनें सल्ला और शर्ता, मिलजुल कर लेते थे। माँ बहुत धार्मिक स्वभाव की थी। उनको रामायण सुनने का बहुत शौक था। मुझसे कहकर उन्हें एक रामायण मंगवाई, जिसका पाठ रोज करवाती थी। रामायण सुनते सुनते उनको आधी से ज़्यादा कंठस्थ हो गई थी। भगवान ने उनको गला बहुत मधुर दिया था। बहुत अच्छा गाती थी। भजन, शादी विवाह के गीत, बन्ना बन्नी, ख्याल, बधावा और न जाने कितनी तरह के गीत याद थे उनको। सुबह सुबह जब वो चक्की पीसती थी तब बहुत सुंदर भजन गाती थी। मैं बिस्तर में पड़ा पड़ा सुनता रहता था, एकदम कोयल जैसी गाती थी। जब भी गांव में श्री भागवत की कथा होती थी तो वो जरूर सुनने जाती थी। यदि मैं घर पे होता तो मुझको साथ लेकर जाती। मुझे भी बहुत अच्छा लगता। ये रामायण और श्री भागवत मुझे भी याद हो गई थी। सतीश कहता चला गया, मैं कक्षा
11 तक गांव के स्कूल में ही पढ़ा, बाद में शहर चला गया। वो इतनी बहादुर थी कि रात में भी अकेली खेत पर चली जाती थी। 1987 की बात है। उस साल बरसात नहीं हुई, अकाल पड़ा था बहुत तेज। घर में 2 भैंस भी थी, उनके चारे का संकट हो गया था। मैं छुट्टियों में गांव आया हुआ था। खेत में ज्वार बोई हुई थी। आसपास के खेतों में कुछ नहीं था, लेकिन हमारे खेतों में ज्वार खड़ी थी। लोग पशुओं के चारे के लिए उसे काट सकते थे। रात के 9 बजे गए थे। मैं खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहा था। दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी। पिताजी दुकान पर थे। माँ कहने लगी, बेटा अभी खेत पर चलना है। मैं चौंकते हुए बोला, अब इस वक्त? हाँ अभी इस वक्त। लेकिन क्यों? खेत में अपनी ज्वार खड़ी है, लोग रात को काट कर ले जा सकते हैं, अतः अभी चलकर रखवाली करनी होगी। वो गुलकंदी कह रही थी, उसकी भी ज्वार काट कर कोई ले गया था। एक बार तो मुझे डर लगा। इतनी रात में मैं कभी खेत पर गया नहीं था, लेकिन जब सोचा कि जब माँ को डर नहीं लग रहा है तो मुझे किस बात का डर है, बल्कि माँ को तो मेरा सहारा होना चाहिए, न कि मुझे माँ का सहारा। और हम दोनों चल पड़े। रात के 12 बजे तक पहरा देते रहे, फिर घर आ गए। इसी तरह अब तो रोज का काम हो गया था। माँ के साहस से मुझ में भी साहस आ गया। सतीश की आवाज़ लड़खड़ा गई थी। सांसों को संयत कर कहने लगा, माँ के प्राण बसते थे मुझ में। जब भी मैं गांव जाता उसमें जान सी आ जाती थी। रोज रोज कुछ न कुछ नया बनाकर खिलाती थी। जब भी मेरी छुट्टियां खत्म होती तो किसी न किसी बहाने एक एक दिन टालती रहती और जाने नहीं देती थी। एक बार ऐसा हुआ, जब अपना शेखर 2 वर्ष का था, मैं शहर में प्रशिक्षण लेने गया हुआ था। उन दिनों ना तो मोबाइल ही थे और ना अपने घर कोई फोन था, केवल चिट्ठी पत्री से काम चलाया जाता था। अचानक रात के 10 बजे गांव से एक सज्जन मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे हॉस्टल आ गए। कहने लगे, जल्दी चल, तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मैंने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? ये तो पता नहीं, पर हॉस्पिटल में भर्ती है, तुरंत चल। अब कैसी तबीयत है? तबीयत तो ठीक नहीं है, इसलिए तो तेरे पिताजी ने तुझे बुलवाया है। चल जल्दी चल। मैंने अपने कपड़े 5 मिनट में पैक किए और आशंकाओं के झूले में झूलता हुआ उनके साथ हो लिया। वो कार लेकर आए थे। कहने लगे, अपने बच्चों को भी साथ ले ले। मुझे शक हुआ कि कहीं कुछ गड़बड़ है। अब तो मेरी रुलाई फूट पड़ी। मैंने कहा, सच सच बताओ कि बात क्या है, वो अब जिंदा है कि नहीं? उन्होंने कहा, मैं जब वहाँ से चला था वो जिंदा थी, अब मैं कह नहीं सकता। मेरी छाती फट पड़ी। मैं फूट फूट कर रोने लगा। उन्हें अपनी कसम दी कि सच बताएं कि माँ जिंदा है या नहीं। तब उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा कि तेरी कसम वो जिंदा है। तो मैंने तुम्हें और शेखर को साथ लिया और गांव चल पड़े। सुधा भी अब कातर हो चली थी। हाँ हाँ, मुझे भी याद है वो घटना। सतीश कहने लगा, सुबह के लगभग 4:30 बजे हम लोग सीधा हॉस्पिटल पहुँचे। देखा तो माँ बेड पर चित लेटी है, हाथ पांव शिथिल पड़े हैं, मुंह खुला हुआ है। ऐसा लग रहा था कि माँ इस दुनिया में अब नहीं है। उस स्थिति को देखकर मैं कांप उठा था। मुंह से जोर से चीख निकल गई, माँ मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ माँ, मैं अकेला रह नहीं पाऊंगा माँ। और मैं माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि माँ के शरीर में कंपन हो रहा है। मैंने माँ को झिझोड़ डाला। अचानक माँ के मुंह से निकला, सतीश, माँ, बेटा। और मैंने माँ को बाहों में जकड़ लिया। 5 मिनट में माँ की चेतना पूरी तरह लौट आई। इतने में डॉक्टर साहब भी आ गए। माँ को इस स्थिति में देखकर चौंक पड़े। मुझसे कहने लगे, बहुत भाग्यशाली हो तुम, हमने तो इनको मृत समझ लिया था। क्या किया था तुमने इनके साथ? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस माँ को पुकारा। शायद मेरी आवाज़ सुनकर उनके चेतना का संचार होने लगा। डॉक्टर बोले, अविश्वसनीय घटना घटित हुई है, या मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा। मैंने थोड़ी देर पूरी तुम्हारी माँ को मृत घोषित कर दिया था। सतीश रोते हुए बोला, डॉक्टर साहब, वो मरती कैसे? उसके प्राण तो मुझ में बसे थे। मुझे देखे बगैर तो वो मर भी नहीं सकती थी। आज ये बात सच साबित हो गई। सुधा ने सतीश की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ, हर माँ के प्राण अपने बच्चों में बसे हुए होते हैं। आओ हाथ मुंह धो लो और
थोड़ा नाश्ता कर लो। और यह कहकर वह नाश्ता लगाने चली गई।